हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम लोग करने वाले हैं 8th क्लास का जो इस बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसका मॉडल पेपर। ये आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है मॉडल पेपर नंबर 2, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने संजीव से लिया है और आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी इस पेपर को कि इस तरह का एक पैटर्न आपके एग्ज़ाम में इस साल आएगा और आपको उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर नंबर 2 फॉर प्रैक्टिस प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 क्लास 8th और ये इंग्लिश का पेपर है। मैक्सिमम 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा और 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। सबसे पहला जो पोर्शन है मैंने इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, ये पहले मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। और आपकी अगर कैसी भी तैयारी हो एग्ज़ाम की, मैं आपको एक कुछ इस तरह के तरीके बताऊँगी जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ के ना आना पड़े। आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्राई ज़रूर करें। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और 7 तारीख से मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके अंदर हम लोग लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी और जो भी बाकी की चीज़ें आपके ग्रामर में हैं वो सारी की सारी उसमें एक एक करके मैं आपको करवाऊँगी। और वो जो आपका कोर्स होगा, जो लाइव क्लासेस का होगा, वो 7 डेज़ में आपकी ग्रामर में पूरी कंप्लीट करवा दूँगी जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाली है। तो चलिए पहले हम लोग एक बार पेपर देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन अब तक हो चुकी है एग्ज़ाम के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो आप सबसे पहले कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, आपको ये पैसेज है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे। टॉमी, वी हैव snaps, we have sausage, we meet you. Yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never occurred to me I should. अब देखिए, जैसे ही आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा कि इस पैसेज में क्या दिया हुआ है और उसके आंसर उनको कैसे ढूंढने हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको ये पैसेज समझ में आ गया है उनके लिए पहले मैं एक बार इनके आंसर्स बता देती हूँ ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए कि जो उन्होंने सोचा है, जिस तरह के आंसर्स वो लिख रहे हैं वो सही हैं या नहीं। उसके बाद में हम उन बच्चों के लिए भी डिस्कस करेंगे जिनको ये पैसेज समझ में नहीं आया। कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में आपको पैसेज ही समझ में नहीं आता तो आप उसको छोड़ आते हैं, तो आपको कैसे करना है। तो पहले देख लेते हैं इसका। What was a German waving? तो इसका आंसर होगा a German was waving a bottle above his head। ये इस पैसेज में से ही मैंने आपका इस आंसर बताया है। What did the Germans have? तो इसका आंसर होगा a German have snaps sausages with them। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, from where were the men walking towards them? तो इसका आंसर होगा the men were walking towards them from no man's land। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what was not with the Germans walking across no man's land? There was not a rifle with Germans walking across the no man's land। यानी कि उनके पास में राइफल वगैरह कुछ भी नहीं थी जब वो no man's land में से इधर आए। What was the position of the speaker? The position of the speaker was an officer। कि वो किस ओहदे पर थे, वो एक अफसर थे। What was the truth? और सच्चाई क्या थी? The truth was that such a thing never happened to him। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू हैपन। तो ये जो हैपन शब्द है इसका मतलब होता है घटित होना। तो इस पूरे पैसेज को आप पहले पढ़ेंगे तो उसमें जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये घटित जो शब्द है उसका भी मतलब समझ में आ जाएगा। उसके लिए एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है occur, OCCUR। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ ऑपोजिट टू ऑलवेज। ऑलवेज का ऑपोजिट तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसका विलोम शब्द होता है नेवर।
तो चलिए, पहले मैंने ये बताया कि किस तरह से जिन बच्चों को समझ में आ गया वो लोग कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखिए डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इन क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं, उनके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। व्हाट वाज अ जर्मन वेविंग, यानी जर्मन जो थे वो क्या हिला रहे थे, क्या हिला रहा था, जर्मन के हाथ में क्या था। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, जब आप इसको पैराग्राफ को पूरा थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ मैं, देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको वो शब्द ढूंढने हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जर्मन वेविंग, है ना। तो अब आप इसको स्टार्ट करिए। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग, यानी जर्मन्स में से एक जर्मन जो था वो उसके वो क्या कर रहा था, क्या हिला रहा था, अ बॉटल अबव हिज हेड, यानी वो अपने सिर के ऊपर एक बॉटल को हिला रहा था। तो इस जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। तो यहाँ तक जो है ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ईजी है ना, अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। वॉट डिड जर्मन्स हैव, तो आपको जर्मन्स हैव ढूंढना है कि पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है जर्मन्स हैव। तो आप यहाँ पे देखेंगे जर्मन्स हैव तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जर्मन्स की बात चल रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव, है ना। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि उनके पास में क्या क्या चीज़ें थी। तो आंसर्स में आप इसको जब लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से जो क्वेश्चन है उसमें से लिखेंगे द जर्मन्स हैव, और हैव देखो यहाँ पर भी है और हैव यहाँ पर भी है, तो इसका एक ही हैव यहाँ पे आपने लिख दिया, और उसके बाद में जो दोनों वर्ड्स हैं स्नैप्स और सॉसेज, ये दोनों आपको इसमें लिखने हैं, द जर्मन्स हैव स्नैप्स एंड सॉसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम वेयर वर द मैन वॉकिंग टूवर्ड्स देम, तो अब आप इसमें वर्ड क्या ढूंढेंगे, टूवर्ड्स, वॉकिंग टूवर्ड्स देम, ये शब्द ढूंढने की कोशिश कीजिए। पूरा सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलता जुलता सा ज़रूर मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन में वॉकिंग टूवर्ड्स लिखा हुआ है ना, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी लाइन में आपको इसका आंसर मिलने वाला है। फ्रॉम वेयर वर द मैन वॉकिंग टूवर्ड्स देम, यानी उनकी तरफ कहाँ से जो व्यक्ति थे, जो लोग थे वो आ रहे थे। इसको अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और किस तरफ आ रहे थे वो, नो मैन्स लैंड की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉट वॉज नॉट विद द जर्मन्स वॉकिंग अक्रॉस नो मैन्स लैंड, अभी अभी हमने पढ़ा कि वो नो मैन्स लैंड की तरफ आ रहे थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब वो नो मैन्स लैंड की तरफ आ रहे थे तो जर्मन्स वॉकिंग क्रॉस नो मैन्स लैंड, तो उनके पास में क्या था, व्हाट वाज नॉट विथ। तो देखिए ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना, क्या नहीं था उनके पास में, क्या नहीं था जब वो नो मैन्स लैंड की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, यानी उनके पास राइफल नहीं थी, वो बिना राइफल के ही आ रहे थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द स्पीकर, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि इसमें लास्ट में उसने कहा है लेखक ने खुद ने ही, जो स्पीकर है वो स्पीकर मतलब जो बता रहा है ये सारी की सारी कहानी, तो उसने खुद कहा है कि आई वॉज द ऑफिसर, है ना। तो इससे आपको वो खुद ही कह रहा है कि मैं एक अफसर था। तो बोलने वाला कौन है, स्पीकर है। तो स्पीकर कौन था, वो ही वॉज द ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वॉज द ट्रुथ, और सच्चाई क्या थी। सच्चाई ये थी कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो आप ट्रुथ जो वर्ड है, ये जो ट्रुथ वर्ड है, इस ट्रुथ वर्ड को जब इसमें ढूंढेंगे पैसेज में, तो ये आपको देखिए यहाँ मिल रहा है ये ट्रुथ वर्ड। तो ये जो लाइन है जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है वहाँ से आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक भी लिखेंगे। तो अगर आंसर नहीं भी आता है तो कुछ तो ठीक होगा ना। तो ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर ऑकर टू मी, यानी यहाँ तक कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत कटेंगे, लेकिन फिर भी आप आंसर तो लिखेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ थोड़े थोड़े नंबर मिलके भी काफ़ी नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैपन का मैंने आपको पहले आंसर बता ही दिया, ऑकर होगा इसका, और जो ऑपोजिट है ऑलवेज उसका होगा नेवर। और ये दोनों वर्ड जो हैं वो आपके यहाँ पर इसमें से ही पूछे हैं। ये देखिए ऑकर आया हुआ है और ये नेवर आया हुआ है जो ऑपोजिट है ऑलवेज का। ठीक है, तो यहाँ से आपको
बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आया है आपके पोइट्री सेक्शन में से, यानी जो आपकी कविता है। कविता की पंक्तियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी कविता है। तो चलिए मैं आपके लिए पहले पढ़ देती हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी आप स्टैंजा को पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो अब देखिए इसमें जैसे ही ये क्रिकेट शब्द आया, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एंट एंड द क्रिकेट वाली कविता में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वो कविता आपको पूरी स्टोरी उसकी याद होनी चाहिए, क्या उसमें बताया गया है, एंट के साथ में क्या होता है, क्रिकेट के साथ में क्या होता है इस कहानी के अंदर, एंट उसकी मदद करती है या नहीं करती है। तो वो तो आपको जाके पहले प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देखना पड़ेगा, पोइट्री में सेक्शन में पोएम वाला, उसके बाद आप इसके आंसर्स कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ इनके आंसर्स, लेकिन आप लोग खुद इसको करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई डज़ द पोएट कॉल द क्रिकेट सिली। जो पोएट मतलब होता है कवि, कवि जो है वो क्रिकेट को सिली क्यों पुकारता है। ठीक है ना, तो क्यों पुकारता है वो, क्योंकि जो क्रिकेट था उसने अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा था भविष्य के लिए, है ना। वो भी उसकी जो कबर्ड्स वगैरह थी वो सब कुछ खाली थी, उसने कुछ भी सेव करके नहीं रखा था। तो इसका आंसर होगा द पोएट कॉल्स द क्रिकेट सिली बिकॉज, यहाँ से क्वेश्चन में से लिखा आपने आंसर, द पोएट कॉल्स द क्रिकेट सिली। उसके बाद में आप लिखेंगे बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ही डिड नॉट सेव, उसने कुछ भी नहीं बचाया, सेव यानी बचाना, किस चीज़ के लिए नहीं बचाया उसने कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं बचाया, फॉर हार्ड टाइम इन फ्यूचर। या फिर आप इतना लंबा भी नहीं लिखना चाहे तो सिंपल सा लिख दीजिए कि ही डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर फ्यूचर, उसने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बताया था कि जब मौसम चेंज होगा तो वो कैसे अपना काम चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सेंस ऑफ हिज कबर्ड, व्हाट इज़ द सेंस ऑफ हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, यानी ये जो लाइन है हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी यानी उसकी अलमारी खाली थी, इस लाइन का क्या मतलब है। तो आंसर से लिखेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे द सेंस ऑफ हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, यानी इस लाइन का जो मतलब है ये हमें ये बताता है कि ही हैड नो स्टोर्ड फूड, उसके पास कुछ भी खाने के लिए बचा के उसने नहीं रखा था। ही डिड नॉट हैव एनीथिंग इन हिज कबर्ड, जैसे ये हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी है ना, बस ये लाइन भी अगर आप लिख देंगे एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई थी, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर चाहें व्हाट इज़ द सेंस ऑफ हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, इसके लिए अगर आप चाहें तो ये पूरी लाइन यहाँ से लिख सकते हैं, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, की उसकी अलमारी खाली थी और उस सर्दियाँ आ चुकी थी। और ही फाउंड नथिंग एट होम, उसको घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन, कि जो झिंगुर, क्रिकेट का मतलब तो झिंगुर होता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर बिल्कुल आपने कविता पढ़ी नहीं है तो क्रिकेट मैं बोल रही हूँ, तो क्रिकेट का मतलब है झिंगुर। एक ये झिंगुर की कहानी है इस कविता के अंदर, वो आप पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। व्हाट डिड द, कविता के रूप में है ये, व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन, कि जो क्रिकेट जो था, झिंगुर जो था, वो क्या शिकायत करता है, बारी बारी क्या शिकायत करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही began to complain when he found that at home his cupboard was empty, यानी वो किस चीज़ की शिकायत करता है कि मेरी अलमारी तो खाली है, empty मतलब होता है खाली। तो जो कंप्लेन कर रहा है कि उसके पास बिल्कुल भी कुछ खाने के लिए नहीं है, खाली का मतलब ये है कि उसकी अलमारी खाली है, यानी उसके पास भोजन नहीं है। तो या तो आप ऐसे लिख दो द क्रिकेट कंप्लेन when he found that at home his cupboard was empty, तो भी आपका आंसर ठीक है। और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो आप लिखेंगे द क्रिकेट कंप्लेन when he did not have food in his cupboard। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग, यानी समर और समर मतलब होता है गर्मी, और स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। समर और स्प्रिंग के जो मौसम था वो कैसा था। तो द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग आर वार्म, यानी वो गर्म दिन थे, एंड सनी, बहुत अच्छा उस समय मौसम रहता था। तो ये जो लाइन है इसका जो आंसर है वो आपको देखिए यहीं पर मिल रहा है,
हाउ आर द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। तो आपको ये जो पैराग्राफ है इसमें से भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग आर वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ये लिखा हुआ है ना लाइन, तो या तो ऐसे लिखिए द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग आर वार्म सनी मंथ ऑफ गे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दे सकते हो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रीम्स। कि लेखक जो था उसको उसके सपनों में क्या दिखाई दिया, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है साइड में कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। उससे आपको अगर कहानी पता है तो आप आंसर भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रीम्स। तो लेखक को सीक्रेट ड्रीम्स में उसने क्या प्राप्त किया। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर। तो उसने सीक्रेट ड्रॉर के अंदर उसको क्या मिला था, एक छोटा सा टिन का बक्सा मिला था। ये देखिए सीक्रेट ड्रीम्स इसमें लिखा है, और मैं पढ़ भी इसको ड्रीम्स रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ड्रॉर होना चाहिए कि ऑथर को वो सीक्रेट ड्रॉर था जो उसमें क्या मिला था। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ड्रीम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ड्रॉर होना चाहिए, यानी उस खंड में उसको क्या मिला था, टेबल के खंड में, ठीक है ना। तो आंसर होगा द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड चुन्नीलाल वांट फ्रॉम विपिन बाबू। यानी चुन्नीलाल को विपिन बाबू से क्या चाहिए था। आपने पूरी कहानी अगर नहीं पढ़ी तो फिर पढ़ लीजिएगा, तो आपको एकदम तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा कि चुन्नी बाबू जो था वो विपिन बाबू से क्या चाहता था। तो इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। तो चुन्नीलाल वांटेड फ्रॉम विपिन बाबू टू हेल्प हिम बाय गिविंग अ जॉब इन हिज बैड टाइम। कि चुन्नीलाल का समय बहुत ख़राब चल रहा था, वो सिर्फ एक नौकरी चाहता था कि उसकी मदद कर दे विपिन बाबू नौकरी ढूंढने में। तो अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो यहाँ से ही लिखो चुन्नीलाल वांटेड अ जॉब फ्रॉम विपिन बाबू, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। जॉब एंड हेल्प, एक हेल्प चाहिए थी कि वो उसको नौकरी ढूंढने में मदद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ रेलेवेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ टीम ऑन एवरेस्ट। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, द समिट विद इन का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर होगा द पिक्चर ऑफ। वहाँ पे क्या क्या लेके गए थे वो, वहाँ पे उनके पास में क्या चीज़ें थी, क्या क्या सिंबल्स थे जो वो वहाँ पे छोड़ के आए। द पिक्चर ऑफ गुरु नानक, अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड अ रिलिक ऑफ द बुद्धा वर लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो हर एक ने कुछ कुछ छोड़ा था। तो तीन चीज़ें आप में इसमें याद कर लीजिए कि गुरु नानक जी की जो फ़ोटो थी वो, और गॉडेस यानी दुर्गा माता की जो तस्वीर थी वो, और रेलिक ऑफ बुद्धा, और बुद्धा के भी जो चित्र था वो वहाँ पे वो लोग, वो जो टीम थी वो जब माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे तो वो वहाँ पे छोड़ के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड हैपन टू जॉडीज़ फादर। जॉडी के जो फादर थे उनको क्या हो गया था। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कहानी में हम सबसे पहले देखते हैं, कहानी शुरू इससे होती है कि जॉडी के जो पिताजी थे उनको एक सांप काट लेता है, और सांप को बोलते हैं, कौन सा सांप काटता है, रैटल स्नेक काट लेता है। तो व्हाट हैड हैपन टू द जॉडीज़ फादर, तो आप इसका आंसर लिखोगे जॉडीज़ फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक। कि जॉडी के जो पिताजी थे उनको किसने काट लिया था, एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही सेव पेनीज लाइफ। तो अब उसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि उन्होंने पेनी की हाउ डिड ही सेव पेनीज लाइफ। तो वो इसका आंसर होगा द डोज लीवर। जो हिरनी थी उसका जो लीवर था वॉज यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, उसको काम में लिया गया था जहर निकालने के लिए, ठीक है ना। इन दिस वे डो सेव पेनीज लाइफ। तो इस तरह से जो पेनी की जो ज़िंदगी थी वो एक हिरनी ने बचा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड ही एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। तो इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द राइटर हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर taught him a good lives और deals resolutely। यानी कि उसको ये सिखाया गया था कि किस तरह से ज़िंदगी में कठिन समयों का हमें सामना करना चाहिए। हाउ द फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ द लाइफ इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वॉट पिरामल घोष हैड सेड, कि विपिन बाबू की उनको किस इस चीज़ की चिंता कैसे हुई, क्या चिंता हुई जब पिरामल घोष ने जब उनको बताया। वाई डिड बिपिन बाबू, यानी वाई मतलब होता है क्यों, बिपिन बाबू को चिंता हुई, अबाउट मतलब होता है के बारे में, व्हाट पिरामल घोष हैज सेड, कि जो भी पिरामल घोष ने कहा उसके बारे में बिपिन बाबू को चिंता क्यों हुई। तो क्यों हुई थी चिंता, कोई बता सकता है? अभी तो ये क्लास लाइव नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछती, अब तो मुझे ही आंसर इसका बताना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर, हिज एक्सपीरियंस एज Piramal Ghosh has said, because he seemed to know some intimate details and he didn't know him, कि वो ये सोचते थे कि उनके मन की बातें या उनकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी थी उसका उनको कैसे पता चला, इस चीज़ से वो चिंतित थे। तो उनको लगा कि हो सकता है जो ये बोल रहे हैं कहीं वो सही बात है या नहीं है। वाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट, जो लेखक हैं वो ब्रिडपोर्ट में क्यों जाते हैं, ये वापस उसी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसेस कॉनी मैकफर्सन, मिसेस कॉनी मैकफर्सन की तलाश में जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो ब्रिडपोर्ट जाते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ होगा जिसमें आपको 11 से लेकर 21 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ ये आंसर्स में अब सद ही भरना है। तो चलिए देखिए, हम 11th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ही इज़ वेरी डल सो ही डैश पास, वो बहुत कमज़ोर है इसलिए वो शायद पास हो जाए। तो शायद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइट शब्द दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। 12th का आंसर देखिए, शी यूजुअली डैश हिंदी, वो प्राय कौन सी भाषा बोलती है, तो शी है। तो यहाँ पे स्पीक वर्ड दिया हुआ है, अलग अलग उसमें आपको स्पीक्स ही लिखना होगा, क्योंकि स्पीक्स क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है जब ता है ती है वाले सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है ये, इसका आंसर ये हो गया ए। 13th का आंसर बताती हूँ, आई वंडर वॉट शी डैश एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही टुमारो शब्द आपने देखा तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा टेंस होगा, ये फ्यूचर टेंस होगा। तो फ्यूचर टेंस में या तो शेल होगा या विल होगा, ये भी एक आइडिया होगा। और शी जो लगा हुआ है तो शी के वो कल इस समय क्या कर रही होगी, तो शी के साथ विल बी डूइंग इसका आंसर हो जाएगा। एटम इज़ द डैश पार्टिकल, एटम ये तो हमने पढ़ा है कि सबसे छोटा जो कण होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पे आप डिग्री का यूज़ हो रहा है, द लगा हुआ है, इसलिए इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, तो द टाइनीएस्ट पार्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th में ध्यानचंद फॉलो डैश फैमिली ट्रेडिशन, है ना। तो 15th जो है उसका आंसर अब आपको करना है, तो द फैमिली ट्रेडिशन इसमें होगा क्योंकि वो एक निश्चित उस फैमिली का एक ट्रेडिशन है, परंपरा चल रही है, तो द आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंस इज, तो डेंस शब्द का मतलब आपको बताना है, तो डेंस का मतलब होता है थिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द आपको इसमें ढूंढना है 17th में। तो HOOFS करेक्ट स्पेलिंग है, तो इससे ये आपको स्पेलिंग पता होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th, फाइंड आउट द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड्स एट द अंडरलाइन पार्ट, कि इसमें आपको डिफरेंट साउंड यानी कौन सा शब्द ऐसा है जिसका उच्चारण अलग है, जिसको बोलने में अलग तरीके से बोला जाता है। अब देखिए सभी में OU के नीचे सब में अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंट कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, वो आपको बोल के देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ड है अबाउट, आउट, सेकेंड में है थॉट, और थर्ड में है लाउड, वापस आउ, और डी में अराउंड, वापस आउ। तो जो इसका आंसर होगा वो थॉट होगा, क्योंकि इसमें ऑ साउंड आ रहा है, बाकी सब में आउ साउंड आ रहे हैं। ठीक है, तो साउंड्स की नॉलेज, थोड़ी फोनेटिक्स की नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, आई प्लेड आफ्टर आई डैश माई होमवर्क, की तो इसमें क्या होगा, 19th जो है इसका आंसर होगा हैड डन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडमायर इज़, सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड, यानी सेम जैसा पर्यायवाची जो बोलते हैं जिसको, कि एडमायर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसमें रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, गिव वन वर्ड फॉर मास ऑफ सॉल्ट वाटर दैट, क्योंकि ये जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें यही इसका एडमायर से मेल खाता है, तो यही इसका आंसर
होगा। गिव वन वर्ड फॉर मास ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी एक शब्द बताना है के लिए कि जो ज़्यादा संख्या मतलब जो पानी है, नमकीन पानी जो घेरे हुए है धरती की सतह को, तो वो तो पता ही आपको नमकीन पानी कहाँ होता है, समुद्र में होता है, और समुद्र को क्या बोलते हैं, ओशन बोलते हैं। तो 21 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पंचुएशन यूज़ द मार्क्स सच एज कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर रिक्वायर्ड। एक ये वाक्य दिया हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम, इसमें सिर्फ आपको इसको सही तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए W जो है ये कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई प्रश्न शुरू होता है तो उसका पहला वर्ड W जो मतलब जो भी फर्स्ट वर्ड लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, और तो नेम के बाद में यहाँ पे आपके क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो इस तरह से आप इसको सही करके सही सेंटेंस को यहाँ पे लिखें। ये W को बड़ा कर देंगे, नेम के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। शी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, यानी उसने एक कॉफ़ी का कप मंगवाया। तो जब हम एक्टिव बोलते हैं तो ऐसे होता है, जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कप ऑफ कॉफ़ी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अ कप ऑफ कॉफ़ी। अ कप ऑफ कॉफ़ी ये पहले लिखा जाएगा, वॉज ऑर्डर्ड बाय हर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज ऑर्डर्ड बाय हर। नेक्स्ट ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्वेश्चन दे दिया, शी सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा, ठीक है, तो यानी उसने कहा कि हम सिनेमा जा रहे हैं, तो सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा, शी टोल्ड, और यहाँ पे दैट से ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा शी सेड की जगह यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, दैट यहाँ बीच में लगेगा, दे वर गोइंग टू सिनेमा, ठीक है, दे वर गोइंग टू सिनेमा हो जाएगा। ये आपको सारे के सारे अगर ढंग से पढ़ना है तो आप मेरी लाइव क्लासेस जो ग्रामर की होंगी उसको अटेंड करिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, यू आर मोहन, योर फ्रेंड सोहन गॉट A+ ग्रेड इन क्लास 8, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कि आपका नाम मोहन है, आपका जो दोस्त है सोहन नाम का, उसको आप एक पत्र लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, उसको बधाई देते हुए कि उसने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, उसके A ग्रेड आए हैं, ठीक है, 8वीं क्लास में, तो आप उसको बधाई के देते हुए एक पत्र लिखेंगे। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, और अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता है और आप लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, उसमें मैं आपको पूरा सिखाऊंगी कि लेटर कैसे लिखा जाता है। यू आर प्रीति या ऑब्लिक पुरू, राइट अ लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। कि आपका नाम या तो आप प्रीति हैं, लड़की हैं तो लड़का है तो पुरू लिखेंगे, और आपको अपने एरिया के हेड पोस्ट मास्टर को एक शिकायत पत्र लिखना है कि आपके यहाँ पे जो आपकी जो लोकेलिटी है, यानी जो आपका इलाका है, उसमें पत्र जो है वो समय पे नहीं पहुँचते, उनमें अनियमितता है। ये भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लाइव क्लास में सब चीज़ें वापस एक एक बार समझाऊंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू आगरा लास्ट वीक। आपके विद्यालय ने पिछले हफ्ते एक शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया। यू वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, आप भी उसका एक हिस्सा थे, यानी आपने भी वो अटेंड किया। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 10 सेंटेंसेस टेलिंग वॉट यू सॉ एंड डिड देयर, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपको 10 एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, 10 लाइनों का। पैराग्राफ का मतलब होता है एक बार आप स्टार्ट करते हैं और पूरी 10 लाइनें एक के बाद एक जैसे अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं, तो वो पैराग्राफ होता है, वैसे लिखना है आपको, और उसमें बताना है कि आपका अनुभव कैसा रहा। ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप ज़रूर लाइव क्लास अटेंड करिएगा। उसके बाद में एक ये स्टोरी है, मेक अ स्टोरी बाय फॉलोइंग द फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को काम में लेते हुए आपको एक कहानी लिखनी है। अ लॉयन स्लीपिंग अंडर अ ट्री, है ना, ये सामने आपको पूरी स्टोरी जो दिखाई दे रही है, ये स्टोरी आपको लिखनी है। और ये वैसे लॉयन एंड माउस की स्टोरी, अगर आपको वैसे याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो स्टोरी कैसे लिखनी है वो भी अगर आपको सीखना है तो आप मेरी क्लास अटेंड करिएगा, उसमें मैं पूरा आपको समझा दूंगी। तो इस तरह से ये जो आपका पूरा पेपर है 8th क्लास का, ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप आज इस पेपर को पूरे को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट पेपर
मैं आपका 2 दिन बाद में वापस एक और मॉडल पेपर लेके आऊँगी जो हम डिस्कस करेंगे। और मॉडल पेपर में जितना पेपर आज मैंने डिस्कस किया है उतना ही मैं आपको समझाऊंगी। बाकी का जो ग्रामर पोर्शन में जो लेटर और एप्लीकेशन और पैराग्राफ जो हैं या स्टोरी है, वो अगर आपको नहीं समझ में आया है, नहीं पढ़ना आ रहा है, एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी हो रही है कैसे करना है, तो वो आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिएगा। उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से लिखना है। तो चलिए मैं चलती हूँ, और जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे से सारा समझ में आ गया, पेपर आपको हेल्पफुल लगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।